स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान में होने वाले 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात के हवाले से आलमी ज़राए अबलाग और ख़ुसूसन स्वीडिश मीडिया ने जो इस हवाले से ख़बरें दी हैं, रिपोर्ट्स पेश की हैं, उन सब का खुलासा आज के इस व्लॉग में पेश किया जाएगा। इनमें पाकिस्तान में स्वीडन की साबिक सफ़ीर अन विल्सन का स्वीडिश रेडियो को दिए जाने वाला इंटरव्यू, उसका इक़्तिबास भी आपको सुनाया जाएगा। अलावा जी आज 10 फरवरी के स्वीडन के एक बड़े अखबार आफ़तुन बिलादत में इन इंतखाबात के हवाले से और इनके नताइज के हवाले से जो तज्ज़िया आया है वो भी शामिल है, और विल्सन सेंटर थिंक टैंक की जानिब से जो एक इंतखाबी अमल था उस पर उनका तबसरा, और अलावा जी एक स्वीडन के बड़े जर्नलिस्ट, उन्होंने यहाँ के एक बड़े अखबार दागंस निहेतर में पाकिस्तान के इस सियासी अमल का जायज़ा लिया है। ये तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग में शामिल हैं। जो ही इंतखाबात हुए और उसके बाद जब नताइज आने का सिलसिला जो है उसमें काफ़ी ताख़ीर हुई और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हुई, तो इस हवाले से मैं अपना ज़ाती तजर्बा आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। पाकिस्तान के इंतखाबात जो कि 1988 और 1990 में हुए थे, उन दोनों इंतखाबात में मुझे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पे जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम देने का मौका मिला था। 1988 के इंतखाबात में सियालकोट के करीब एक बडियाना टाउन है और उसके करीब एक गांव था सिदार वाली, वहाँ जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पे मेरी ज़िम्मेदारी थी। और उस दौर में ना तो इंटरनेट था ना मोबाइल फ़ोन थे, बल्कि वो जिस गांव में हमारा वो पोलिंग स्टेशन था वहाँ पे सिर्फ एक कमरा था और बिजली भी नहीं थी। और 1990 के इंतखाबात में सियालकोट के करीब कोटली लोहारा के पास से एक गांव था, वहाँ पे मेरी ड्यूटी थी एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर। 5 बजे तक इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद वहाँ पे जितने दोनों मरतबा जो हमारे साथ पोलिंग स्टेशन पे एजेंट्स थे, उनकी मौजूदगी में हमने जो तमाम जो वोट थे उनकी गिनती की। गिनती करने के बाद जो ये फॉर्म 45 का बड़ा शोर है, फॉर्म 45 यानी स्टेटमेंट ऑफ द काउंट, वो वहाँ पे हमने दर्ज की कि फ़लाँ जमात ने कितने कितने वोट लिए। एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर मैंने साइन किए। जितने वहाँ पे पोलिंग एजेंट थे उनको एक एक कॉपी दी, और एक कॉपी आपने पोलिंग स्टेशन के बाहर लगाना होती है पब्लिक की के लिए। 5 बजे जब इंतखाबात ख़त्म हुए और इसके बाद ये सारे प्रोसेस में मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा घंटा 1.5 घंटा लगा। उसके बाद वहीं से हमने ट्रांसपोर्ट ली। हमारे पास ज़ाहिर उस ज़माने में ज़राए इब्लाग इस तरह से थी, नेट वगैरह के नहीं थे, और वहाँ से हम जनाब सियालकोट शहर आके वहाँ पे जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनके पास ये सारा जो रिज़ल्ट था और बाकी जो इंतखाबी मटेरियल होता है उनके हवाले करके, तो मेरा ख्याल है 9 साढ़े 9 बजे हम घर भी आ चुके थे। तो ये मैं उस वक़्त की बात बता रहा हूँ। तो और इसी तरह तमाम पोलिंग स्टेशन से जो नताइज थे वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास 10 बजे तक पहुँच चुके थे, और बाकी शहरों में भी ऐसा था। तो मेरी ये समझ में नहीं आती कि इंतखाबात के नताइज में इतनी देर आज के दौर में कब हुई। उस दौर में तो मैंने बताया कि हमारे पास मोबाइल और इंटरनेट और इस तरह की सहूलतें भी नहीं थी, ट्रांसपोर्ट की भी सूरत हाल उस वक्त बहुत अच्छी नहीं थी जैसे आज है। बहरहाल ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी। अब हम चलते हैं यहाँ जो स्वीडिश मीडिया है उसने पाकिस्तान के इंतखाबात को किस नज़र से देखा है, और इसके बाद मैंने कहा कि जो पाकिस्तान में स्वीडन की एम्बेसडर रही हैं अन विल्सन, उन्होंने बहुत टाइम पाकिस्तान में गुजारा है। 2003 से 2007 तक वो पाकिस्तान में एम्बेसडर रही हैं। उनका इंटरव्यू जो उन्होंने स्वीडिश रेडियो को दिया है वो मैं आखिर में इस व्लॉग पे आप वो सुन सकेंगे। उसमें उन्होंने बड़ी अहम बात जो है वो बातें की हैं। आज का जो आफ़तुन बिलादत यहाँ का स्वीडन का एक बड़ा अखबार है, उसमें इस हवाले से एक तफसीली आर्टिकल आया कि जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के नवाज़ शरीफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान दोनों अपनी अपनी कामयाबी का दावा कर रहे हैं। और साथ ही ये भी उस आर्टिकल में मेंशन है कि यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और बरतानिया पाकिस्तान में होने वाली इंतखाबी धांधलियों की तहकीकात चाहते हैं। अखबार लिखता है कि नवाज़ शरीफ की पार्टी को 71 नशिस्तें कौमी असम्बली की मिली हैं।
जबकि इमरान खान जो कि जेल में हैं, जिनकी जमात को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त भी नहीं दी गई और उनके बहुत से उम्मीदवार गिरफ्तार हुए और उनको इंतखाबी निशान भी नहीं दिया गया। तमाम तर जो पाबंदियों के बावजूद उनकी पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उन्होंने 88 उनकी पार्टी के जो आज़ाद उम्मीदवार थे 88 वो इंतखाबात में कामयाब हुए और कुल जो है वो 99 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। लेकिन साथ ही अखबार ने इमरान खान की जानिब से ये बयान दिया है कि हकीकतन तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो 150 के करीब जो है वो जीते हैं। इसके बाद आफ़तान बिलादत तीसरी बड़ी जो वहाँ पे जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसका वो जिक्र करता है कि उनके जो जीते हुए अरकान की तादाद है वो 53 है और पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में वज़ीर आज़म के लिए 159 जो है वो वोट चाहिए। 169 कौमी असम्बली के मेंबर हों तो वो जो है वो पार्टी इक़्तिदार में आती है। तो ये जनाब उन्होंने तज्ज़िया दिया। साथ ही इसी आर्टिकल में वो जर्नलिस्ट लिखते हैं कि जी अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन तीनों ये इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं कि इंतखाबात में जो चीटिंग हुई है, स्लो काउंटिंग हुई है वोटिंग की, रिस्ट्रिक्शंस हुई हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर जो पाबंदियां हैं कैंडिडेट्स पे, जो कैंडिडेट्स अपनी इंतखाबी मुहिम नहीं चला सके और जो धोखाधड़ी की गई है, वोटों की जो सुस्त गिनती हुई है और आज़ादी राय पे पाबंदी थी, इंतखाबी मुहिम पे पाबंदी थी, उम्मीदवारों को जो लड़ने पे इंतखाब इजाज़त नहीं दी जा रही थी, इन सब की जो है वो तहकीकात जो है वो करना चाहते हैं। और इसके साथ ही जो अमेरिका का कहना है कि इन इंतखाबात में जो इल्ज़ामात सामने आए हैं उन पर बहुत तशवीश है और यूरोपीय यूनियन ने भी इस चीज़ पे जो है वो बहुत अफसोस का इज़हार किया कि तमाम उम्मीदवारों को मसावी शराइत नहीं मिल सकी, तमाम को जो है वो लेवल प्लेइंग ग्राउंड बराबर नहीं मिला और बहुत से उम्मीदवार थे उनको इंतखाबी मीटिंग्स के इनेकाद में, अवामी इज्तिमात में या उन लोगों को मिलने में जो है वो बहुत सी पाबंदियां थी, बहुत से उम्मीदवारों को जो गिरफ्तार किया गया। तो यूरोपीय यूनियन इस हवाले से जो है वो तहकीकात करना चाहती हैं। साथ ही जो इंटरनेट की बंदिश है इस पे स्वीडिश मीडिया ने जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। जो एम्बेसडर थी स्वीडन की पाकिस्तान में अन विल्सन, उनका बाद में आप सुनेंगे, उन्होंने भी यही कहा कि इंटरनेट की जो है वो बंदिश की गई और इंटरनेट की बंदिश के हवाले से जो एक बड़े थिंक टैंक हैं विल्सन सेंटर थिंक टैंक, उन्होंने ये कहा है कि इंटरनेट की बंदिश की समझ नहीं आती कि इससे पहले जो पाकिस्तान में इंतखाबात हुए थे 2013 और 2018, उस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सूरत ज़्यादा ख़राब थी, उस वक्त ज़्यादा मसाइल थे, लेकिन उन दोनों इंतखाबात में इस तरह से इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद नहीं की गई जिस तरह से अब की गई है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो सवालिया निशान है और उन्होंने कहा जी कि ये पाकिस्तान के मसाइल इससे बढ़ते जाएंगे। और एक और बड़ा आर्टिकल यहाँ का जो एक सबसे बड़ा अखबार है दाgens Nyheter, उसमें ये जो है थोरबियोन पेटरसन एक जर्नलिस्ट है, ये बड़े तज्जियाती आर्टिकल लिखते हैं खुसूसन जनूबी एशिया और फॉरेस्ट के बारे में। तो उन्होंने जनाब पाकिस्तान की 76 साला तारीख़ का जायज़ा अपने कॉलम में लिखा है और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में कोई एक वज़ीर आज़म भी अपनी पूरी मुद्दत नहीं पूरी कर सका, उससे पहले ही जो है उसकी हुकूमत ख़त्म होती रही है। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की 76 साला तारीख़ में जितनी भी हुकूमतें आई हैं, सियासी हुकूमतें हैं, लेकिन वो गैर जमहूरी कुव्वतों के असर में रही हैं और गैर जमहूरी कुव्वतें जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुल्क के निज़ाम को जो है वो चलाती रही हैं। और ये जो सारी सूरत हाल इन इंतखाबात की सूरत में आई है, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में इससे अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ेगा, पाकिस्तान के सियासी, समाजी और मुआशी मसाइल में इजाफा होगा और पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से जो है वो मसाइल पैदा होंगे। ये जनाब यहाँ स्वीडिश अखबारात ने पाकिस्तान के 8 फरवरी के इंतखाबात को जिस नज़र से देखा है वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब ये स्वीडिश रेडियो को जो इंटरव्यू दिया है स्वीडन की जानब से पाकिस्तान में साबिक सफ़ीर अन विल्सन, उनके इंटरव्यू का इक़्तिबास जो है वो आप सुन सकते हैं। इस व्लॉग के बारे में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और अब सुनिए अन विल्सन का इंटरव्यू।
i Pakistan idag, världens 5:e folkrikaste land. Med oss nu Ann Wilkens, tidigare ambassadör i Pakistan. God morgon. God morgon. Hur ser säkerhetspådraget ut inför valet idag? Ja, det är stort. Det är 650 000 soldater och poliser som är mobiliserade. Och man har stängt gränserna både mot Afghanistan och Iran. Och man har stängt ner internettillgången och även mobilnätet ligger nere. Och vilka är de viktigaste frågorna i valet då? Ja, det viktigaste med det här valet är nog egentligen att det kan genomföras. Att det går någorlunda schysst till nu under valdagen. Att folk får tillfälle att rösta och att det inte blir något fusk i vallokalerna. Och toppkandidaterna inför valet, de är både 70-årsåldern och har också tidigare varit premiärministrar. Vi har Imran Khan från Pakistans rörelse för rättvisa och Nawaz Sharif från Muslimska förbundet Nawaz. Vilka är de här två kandidaterna? Ja, Imran Khan, han sitter ju i fängelse nu. Han var premiärminister efter förra valet. Då var det Nawaz Sharif som var förhindrad från att rösta. Så det här är det är ombytta roller nu. Och han är ursprungligen då en person som blev väldigt berömd som cricketstjärna. Och sen bodde han många år i London och sen kom han tillbaka och ville bli politiker. Och han har ett starkt stöd, särskilt bland unga i städerna skulle jag nog säga. Huvudkandidaten Nawaz Sharif har ju varit premiärminister 3 gånger förut, på 90-talet och även på 2000-talet. Så då har nog han fått arméns stöd och armén är en viktig aktör här i bakgrunden. Men Imran Khan då som sitter i fängelse, får han ställa upp i valet? Ja, hans parti ställer upp men de får inte använda sin partisymbol som är då en cricketklubba. Vilket gör det lite mer komplicerat. För många väljare är ju analfabeter och de vill känna igen den här partisymbolen. Men partiet ställer upp. Det finns ett tredje parti också och det är ju PPP heter det och det leds av familjen Bhutto. Och det är nu Benazir Bhuttos son som är partiledare för det och han är ju ung. Pakistan är ju en demokrati på pappret, men i praktiken, hur starkt inflytande har befolkningen? Ja, som sagt så är ju armén då en viktig aktör i bakgrunden och armén har ett väldigt starkt inflytande. Och det har ju snarast vuxit under de senaste åren. Så det är ju ett synligt avtryck från arméns sida i det här valet. Så mycket Ann Wilkens för detta ambassadör i Pakistan.